ये वीडियो को देखने के बाद आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो आज की ये वीडियो आपका काम बहुत आसान करने वाली है और बहुत इजीली म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे 4 से 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिफोर कंसिडरिंग अ म्यूचुअल फंड एंड वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे किसी भी कैटेगरी के 4 से 5 म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर करके सिर्फ 4 से 5 पैरामीटर के बेसिस में आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने का फर्स्ट क्राइटेरिया या पैरामीटर आ जाता है रिटर्न्स। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले नजर जाएगी पास रिटर्न्स पे, क्योंकि रिटर्न्स ही वो चीज है जिसके लिए मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो रिटर्न्स का यहाँ अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी म्यूचुअल फंड अगर सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे चूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1-2 साल के रिटर्न के बेसिस पे चूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ कम से कम 5 साल के रिटर्न को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 5 ईयर इज ए गुड ड्यूरेशन जहाँ मार्केट ने काफी हाईज एंड लोस को झेला होगा। जब मार्केट काफी हाई हुई होगी या फिर काफी लो हुई होगी तो ऐसे में एक म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया होगा इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। और दोस्तों, मैं जब भी रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में CAGR की बात कर रहा हूँ, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी उस म्यूचुअल फंड ने एनुअली कितना रिटर्न दिया है। हम इस वीडियो में सिर्फ CAGR को लेंगे। रिटर्न्स के बाद पैरामीटर है AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब है जितने भी लोगों ने अपना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो टोटल कंबाइंड अमाउंट कितना है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM हाई है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर के भरोसे को बताता है। किसी म्यूचुअल फंड के AUM हाई होने का मतलब ये नहीं है कि उसके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हाई होंगे। AUM हाई होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, क्या उस म्यूचुअल फंड का रिस्क काफी ज्यादा लो है, ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग भी एक रीजन हो सकता है। तो AUM का हाई होना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ AUM के बेसिस पे ही आप एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं कर सकते। AUM के बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो। ये वो अमाउंट है जो एक AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करती है अपने इन्वेस्टर से उस फंड को मैनेज करने के लिए। अगर आपने अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब आपने वो पैसा AMC को दे दिया है। अब AMC आपके बिहाफ में वो पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी। AMC क्या करती है, फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को हायर करती है। ये फंड मैनेजर अपना एक टीम बनाते हैं। अब उस टीम के खर्चे को निकालने के लिए AMC इन्वेस्टर से चार्ज करती है एक्सपेंस रेशियो, जो कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से कट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो असल में सिर्फ 990 ही इन्वेस्ट होंगे और बाकी का 10 रुपया फंड मैनेजर को जाएगा आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। तो रिटर्न्स और AUM के साथ आपको एक्सपेंस रेशियो भी देखना चाहिए। अगला पैरामीटर आ जाता है अल्फा। अल्फा आपको बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा है 2, यानी उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा 2% का रिटर्न जनरेट किया है। वही दूसरे तरफ अगर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा -2 है, यानी उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 2% के कम रिटर्न्स दिए हैं, यानी इस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है, तो किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना ज्यादा हाई होगा वो उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न भी देगा। तो अल्फा एक ऐसा पैरामीटर है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगेन, अल्फा आप अगर बीटा के साथ कंबाइंड करके एनालिसिस करते हैं तो ये काफी बेहतर माना जाता है। तो चलिए समझते हैं बीटा। ये आपको बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा वोलेटाइल है या फिर वो म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा रिस्की है। तो किसी म्यूचुअल फंड का बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है
यानी उस म्यूचुअल फंड में अगर आपको फायदा होगा तो काफी ज्यादा फायदा होगा, और अगर आपको उस फंड में नुकसान होगा तो नुकसान भी उतना ज्यादा ही होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी उस फंड की काफी ज्यादा हाई है। वही अगर बीटा लेस देन 1 है, यानी म्यूचुअल फंड लेस वोलेटाइल है, तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करती है तो उसके साथ ये म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा डेविएट नहीं करेगा। तो बीटा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितना बीटा कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये हो गई पांचों पैरामीटर की बात। अब हम देखते हैं हाउ टू सेलेक्ट ए बेस्ट म्यूचुअल फंड। कैसे आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपेयर करके और इन्हीं 5 पैरामीटर को यूज करके आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ टिकर टेप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर की वेबसाइट पे। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे लार्ज कैप। हम 4 से 5 लार्ज कैप को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर इनके बीच में आपस में कंपैरिजन करेंगे कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। फिर मैं आ जाऊंगा फिल्टर्स पे, और फिल्टर्स में मैं ऐड कर दूंगा 5 साल के CAGR को। अब मैं कर दूंगा शॉर्ट CAGR 5 साल के इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है कंपैरिजन में, और 5 साल का CAGR इसका सबसे ज़्यादा है। तो पहला जो लार्ज कैप फंड है वो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ आ जाते हैं दोस्तों ईटी मनी म्यूचुअल फंड कंपैरिजन की वेबसाइट पे। यहाँ हम सबसे पहला फंड को ऐड कर लेंगे, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब दूसरा फंड अगर हम देखें तो ICICI प्रू ब्लू चिप फंड का रिटर्न्स ठीक है, बट इसका अगर मैं एक्सपेंस रेशियो को देखूं तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा। हम थर्ड पे आ जाते हैं जो कि है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है ICICI के कंपैरिजन में, और इसका 5 साल का CAGR भी काफ़ी सही है, तो इसे हम दूसरा फंड ऐड कर लेंगे। तीसरे फंड की अगर मैं बात करूं तो जो ये JM लार्ज कैप फंड है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी लो है, इसी के चलते इसे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तीसरा म्यूचुअल फंड हम लेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, प्लस 5 साल का CAGR भी काफ़ी सही है 19.59%। इसे हम ऐड कर लेंगे। और चौथा जो म्यूचुअल फंड है हम सेलेक्ट करेंगे, अगर मैं 7वें वाले को देखूं इडलवाइस लार्ज कैप फंड, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1100 करोड़ के आसपास का है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो है 0.67 दूसरे के कंपैरिजन में, और CAGR 5 साल का 19% से ज़्यादा का ही है। तो चौथा और आखिरी फंड हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इडलवाइस लार्ज कैप फंड। मैं यहाँ इसे ऐड कर देता हूँ। अब हम करेंगे दोस्तों कंपैरिजन इन चारों के बीच। तो अब सबसे पहला पैरामीटर हम देखेंगे रिटर्न्स। अगर हम 5 साल के रिटर्न को देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 5 साल का CAGR सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है 19.58% जो कि इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का है, और बाकी कैनरा रोबेको का है 19.5% और एडलवाइस लार्ज कैप फंड का है 19.16%। सिर्फ एक रिटर्न पैरामीटर की बेसिस पे हमें जज नहीं करना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे सेकेंड पैरामीटर विच इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं फंड साइज। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का फंड साइज काफ़ी ज़्यादा है जो कि ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ का है। वही इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का है 1200 करोड़ का, और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का है 1500 करोड़ का, और इडलवाइस लार्ज कैप फंड का है 1100 करोड़ का। तो अगर मैं रिटर्न्स और एसेट अंडर मैनेजमेंट को कंपेयर करूं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड अभी ज़्यादा एज में है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड और इडलवाइस लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में। तो हम नेक्स्ट पैरामीटर में आ जाएंगे विच इज़ एक्सपेंस रेशियो। अगेन यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन इंडिया का है 0.67%, अगेन इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड का है 0.72%, और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का है 0.47%, एंड इडलवाइस लार्ज कैप फंड का है 0.67%। तो अगर मैं दोस्तों रिटर्न्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो को कंबाइन करके देखूं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि ये जो सेकंड म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका फंड साइज भी उतना ज़्यादा नहीं है। रिटर्न्स तो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर ही है, प्लस इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है जो कि 0.72% का बाकी तीनों के कंपैरिजन में। तो इन तीनों के चलते हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास है सिर्फ 3। नेक्स्ट पैरामीटर हम आ जाते हैं अल्फ़ा। निप्पॉन इंडिया का अल्फ़ा है 5.84%, मतलब इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 5.84 का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का अल्फ़ा है 0.95%, मतलब इस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है। सिमिलरली अल्फ़ा 2.5 है एडलवाइस लार्ज कैप फंड का, मतलब इसने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा 2.5% का रिटर्न दिया है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं दोस्तों बीटा। बीटा ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड का जो बीटा है वो लगभग 0.96 से 0.9 के रेंज पर ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों म्यूचुअल फंड काफ़ी लेस वोलेटाइल है। अगर 1 से ज़्यादा होता तो ये बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफ़ी वोलेटाइल होता। तो अगर मैं बीटा और अल्फ़ा को देखूँ सिर्फ, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है जिसका अल्फ़ा 0.95% है, बेंचमार्क के कंपैरिजन में जिसने अंडर परफॉर्म किया है, हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगेन रिटर्न्स तो 5 साल को ऑलमोस्ट तीनों का सिमिलर ही है। तो अगर मैं अल्फ़ा को देखूँ तो अल्फ़ा के बेसिस पे कोई भी म्यूचुअल फंड अगर उसने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है तो एटलीस्ट मैं तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अल्फ़ा को लेके हम कैनरा रोबेको को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास है दोस्तों 2 म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एडलवाइस लार्ज कैप फंड। अगेन फंड साइज एक का है 34,000 करोड़, एक का है 1100 करोड़ के आसपास का। 5 साल का CAGR को ले तो एक का है 20.82%, का है 19.16%। अगेन बीटा दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अल्फ़ा की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का ऑलमोस्ट डबल है 5.81% और एडलवाइस का है 2.5%। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, दोनों का एक्सपेंस रेशियो सेम है 0.67% का। तो हम क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो टाई है दोनों के बीच पे। फिर नेक्स्ट पैरामीटर बीटा भी हम टाई बता सकते हैं, बट अल्फ़ा अगर हम देखें क्लियरली निप्पॉन इंडिया यहाँ ज़्यादा एज पे है। फिर अगर हम 5 साल के CAGR को देखें तो निप्पॉन इंडिया फिर से यहाँ विनर है। और अगेन फंड साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा ज़्यादा है, उसके 5 साल का CAGR ज़्यादा है, एट द सेम टाइम उसका फंड साइज भी काफ़ी ज़्यादा है, क्लियरली यह हम देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।